चलिए आज हम लोग मुख्य रूप से नागरी लिपि के पाठ से पूछे जाने वाले सभी 2 नंबरीय प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग नागरी लिपि पाठ को समझ चुके हैं और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को भी कर चुके हैं। यदि आप इस पाठ को नहीं समझे तो जाके पहले पाठ समझ लीजिए, तभी आपको यह क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। तो चलिए सबसे ज़्यादा इस पाठ से पूछे जाने वाले पहले प्रश्नों को देखते हैं। ये बुक का भी पहला प्रश्न है, कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। यह सबसे अधिक बार इस पाठ से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आज से करीब 2 सदी पहले जब पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इस लिपि में पुस्तकें छपने लगी, तब से इस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। जब इसके टाइप बन गए और टाइप बनने के बाद इस लिपि में पुस्तकें छपने लगी, तब से इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ये पहला प्रश्न है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आप इसे नोट करें। इस पाठ से दूसरा जो सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है वह है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो लिखिएगा कि देवनागरी लिपि में निम्न भाषाएं लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? तो हिंदी की विविध बोलियां, नेपाली, नेपाल की नेपाली, नेवाड़ी एवं मराठी भाषा, यह सब किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। हम एक एक प्रश्न को अब लिख रहे हैं अच्छे से साफ, तो आप एक एक प्रश्नों को आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे सर आप 2 प्रश्नों को लिख देते तो थोड़ा नहीं साफ दिखता है। तो हाँ, अब एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग साफ लिखो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो आप आंसर लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि आज की थोड़ी भिन्न दिखने वाली तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये सभी भाषाएं भी देवनागरी लिपि की तरह ही ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई हैं। लेखक का प्रश्न यह था कि देवनागरी लिपि भारत के किन किन लिपियों के समान मिलती जुलती है। तो तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु जो दक्षिण भारत की बोलियां हैं वह देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है और इसी के साथ यह ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न भी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख, मतलब यह शुरू में नागरी लिपि कहाँ से मिलने लगा, कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो नागरी लिपि पाठ के अनुसार, इस पाठ के अनुसार हमें यह पता चलता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से 8वीं सदी से प्राप्त होने लगते हैं। अब साफ है ना, आराम से इस वीडियो को पॉज करो और आराम से लिखो, ठीक है। इतना साफ है, आराम से आप लिख सकते हो। तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहो तो देखो सारण जिला में छपरा में अपना क्लास चलता है। इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो क्लास कहाँ चलता है। 1 जून से संस्कृत का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें अपना एडमिशन जरूर लें। हिंदी हम लोग का ऑफलाइन बैच समाप्त हो चुका है। इससे आने वाले और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखो 2 नंबर के प्रश्न को एकदम धड़ मत लिख देना, ताकि एग्जामिनर को लगे को कहीं से मिल गया है छाप दिया जाके। देखो छापना भी ना तो कम लिखना, ताकि उनको पता ना चले कि कहीं से छापा है। हाँ, कम रहता है ना आंसर, 2 नंबर का पेज, 2 नंबर का आंसर का डर लिखोगे बस 4 से 5 लाइन बस। छोटा आंसर रहता है तो वो लोग पढ़ता भी है, बड़ा आंसर रहता है तो ऐसे ही मार देता है। जनरल मार्किंग 1 नंबर 2 नंबर देकर, कब किसी में 2 नंबर किसी में 1 नंबर देकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है इतना 2 नंबर का आंसर होगा नहीं। तो हाँ, शॉर्ट लिखेंगे ताकि वो पढ़े और आपको अच्छे नंबरों से पास कराएं। मिलता है नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट करें। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न अभी तक एक भी बार नहीं पूछा है, तो याद रखो इस बार हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। मतलब अन्य लिपियों से हटकर हम लोग कैसे पहचाने कि यह नागरी लिपि ही है। तो इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की सबसे मुख्य पहचान यह है कि नागरी लिपि के अक्षर जितने चौड़े होते हैं, मतलब नागरी लिपि के जो अक्षर है ये जितना चौड़ा होता है उतनी ही लंबी
लकीर इसके सिरे पर बनी होती है। इसका सिरा पे मथवा पे उतना ही लंबा क्या होता है, लकीर बना होता है। देखो तो ब्राह्मणी लिपि का यह सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि जब भी ब्राह्मणी लिपि जब भी देवनागरी लिपि लिखी जाएगी तो उसके सिरे पर उतनी ही लंबी लकीर होगी। तो इसे याद रखें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले, एक या दो और प्रश्नों को देखेंगे लोग हम लोग, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो इस पाठ के लास्ट प्रश्न को देखते हैं जो हमेशा 5 नंबर में ही पूछा जाता है। पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे या कौन था। देखो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो अनेक विद्वानों का मत है, मतलब बहुत लोगों का यह मानना है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। मतलब यह भारत का रहने वाला नहीं था, कहीं और से भारत में आया था। ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती देश में इन्होंने अपना शासन व्यवस्था स्थापित की। मतलब अवंती जो देश है वहाँ पे इसने अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। धीरे धीरे आगे चलता रहा काफिला और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इस शासन के बाद मतलब गुर्जर प्रतिहार के बाद मीरभोज, महेंद्रपाल आदि नामी प्रतिहार शासक हुए। मीरभोज ने 840 से 881 ईस्वी तक की ग्वालियर प्रसती नगरी लिपि संस्कृत भाषा में है पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया। तो यहाँ पे इस पाठ से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद जो है चैप्टर 6 बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत, काफ़ी धांसू चैप्टर है। कौन कौन बहादुर है, हाथ उठाओ, दिख तो ना रहा है। चलो ठीक है, इसके बाद के चैप्टर को देखते हैं बहादुर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसे लिखें और इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। देखो आपके पास ना बड़ा मोबाइल है, जिसके पास छोटा मोबाइल है वो स्क्रीनशॉट लेता है ना तो 2 प्रश्न लिखते हैं तो थोड़ा गजुर मजूर हो जाता है, इसलिए एक एक प्रश्नों को हमने आज लिखा है। कुछ लोग फ़ोन करके बोल रहे थे सर एक एक प्रश्नों को लिखे साफ साफ ताकि हम लोग अच्छे से लिख पाएँ। देखो हम लिखते हैं किस लिए, ताकि आप लोग लिख सको, और हम लिख दिए आप लोग लिख ही ना पाओ तो क्या फ़ायदा। इसलिए अच्छे से आज एक एक प्रश्नों को हमने लिखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहादुर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।